नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा इकोनॉमी दिस वीक का प्रोग्राम है जहां पर हम हर हफ्ते इकोनॉमी की जो तमाम इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं उन खबरों के बारे में तमाम जो स्टैटिक पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए, जैसे कि आपने 2024 का अगर पेपर देखा होगा तो वहां पर देखने को मिला था कि जो करंट का पोर्शन है उसके साथ स्टैटिक पोर्शन को मिला करके पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाई करें, ताकि अगर कोई सवाल आए तो उस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस पूरी सीरीज की 8वीं वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपने इसके पहले की जो वीडियो है वो देखी होंगी और उन वीडियोस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों की जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट की। दरअसल आपको याद होगा तो बांग्लादेश का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसी बांग्लादेश के मामले की वजह से जो लाइन ऑफ क्रेडिट का मसला है ये आपका जो है खबरों में आ गया है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट को हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑफ क्रेडिट होती क्या है और लाइन ऑफ क्रेडिट किस तरह से काम करती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा रोजगार सृजन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी के तौर पर सामने आना है तो भारत को अपनी इकोनॉमी में रोजगार सृजित करना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी में जो है बेसिकली नए नए लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। तो उसको लेकर के उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। उन्होंने क्या बताया है हम उस पर बात करेंगे। क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं, उनके सुझावों को देखेंगे। फिर अगली जो हमारी खबर होगी वो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के है। तो एसआरओस को लेकर के आरबीआई की ओर से सेबी की ओर से आपका कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या हैं और ये गाइडलाइंस किस तरह से आपका काम करती हैं, उन गाइडलाइंस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा वैकल्पिक निवेश फंड यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो भी चर्चा में आया है। इसको लेकर के भी आपका कुछ गाइडलाइंस आपको देखने को मिली हैं, तो उन गाइडलाइंस पर भी बात करेंगे। तो ये ओवरऑल तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रहने वाली हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बातचीत की जाए हमारी पहली खबर के बारे में। तो हमारी पहली खबर है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट की खबर चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को बहुत ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। हम समझेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। फिलहाल ये चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो पिछले लंबे समय से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, राजनीतिक अनिश्चितता से गुजर रहा है। तो ये जो राजनीतिक अनिश्चितता है इसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश में जो निवेश किया है, भारत ने बांग्लादेश को जो लोन दिया है उस लोन पर भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार के लिए इंपॉर्टेंट ये है, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आया है कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटे। अगर आप डेटा की बात करें तो विदेश मंत्रालय का डेटा यह बताता है कि पिछले 8 सालों में भारत की ओर से बांग्लादेश को तकरीबन 8 अरब डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई हैं और भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया गया है। तो अगर बांग्लादेश में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका रेलवे सेक्टर में है, सड़क परिवहन के मामले में है, इसके अलावा सिंचाई को लेकर के किया गया है, शिपिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, बंदरगाह को लेकर के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। और जब इन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी थी उस समय वो इन तमाम परियोजनाओं का विरोध कर रही थी। तो अब ऐसे में यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब क्योंकि बांग्लादेश में तो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, तो अब अगर वहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार जो है भारत की परियोजनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देती है तो वहां पर भारत के हितों पर एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो इसीलिए सरकार के सामने अपने परियोजनाओं को बचाना और अपने निवेश को बचाना एक बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आया है। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट को भी समझ लें कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट अगर आप समझें, इसको आप लोन का ही एक टाइप कह सकते हैं, ऋण का एक प्रकार होता है जिसको आप एक लचीली ऋण व्यवस्था कह सकते हैं। बहुत ज्यादा रेजिलियंट एक लोन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व निर्धारित सीमा तक आप पैसा उधार ले सकते हैं और फिर जो है उसी पैसे को आप वापस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति है आपका बी।
अब व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है, मान लीजिए 100 रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है प्रदान करता है, और व्यक्ति ए क्या करता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाता है और उस बैंक अकाउंट में 100 रुपए जमा कर देता है, और उस बैंक अकाउंट से एक डेबिट कार्ड मिलता है, वो डेबिट कार्ड व्यक्ति बी को दे दिया जाता है। अब व्यक्ति बी के पास ये सुविधा है कि वो कभी भी जाकर के यहाँ पर 100 रुपए से नीचे कितना भी अमाउंट निकाल सकता है। मान लीजिए पहली बार वो गया और 10 रुपए निकाल लिए, फिर इसके बाद गया वापस से 10 रुपए निकाल लिए, फिर 10 रुपए निकाल लिए, 30 रुपए हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है इसके पास 10 रुपए वापस आ गए व्यक्ति के ए बी के पास, तो ये 10 रुपए यहाँ पर जाकर के इसने वापस से जमा कर दिए। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, अब इसके फंड में बचे हैं टोटल आपका 80 रुपए और 20 रुपए यहाँ से निकाले जा चुके हैं, और पैसे मान लीजिए वापस आ जाते हैं तो ये और पैसे इसमें जमा कर देगा। अब यहाँ पर फंड में 90 रुपए आ जाते हैं। अब मान लीजिए इसको और पैसों की जरूरत पड़ती है तो 90 रुपए यहाँ से यहाँ से मान लीजिए 50 रुपए निकाल लेता है। तो बेसिकली ये बहुत रेजिलियंट होता है। यहाँ पर एक बार पैसे जमा कर दिए जाते हैं, फिर उस पैसे को जब आप चाहें, जिसको भी लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है वो पैसे जब चाहे निकाल सकता है, और फिर अपनी सुविधा के अनुसार पैसे उसमें वापस जमा कर सकता है। और ये अकाउंट इसी तरह से चलता रहेगा जब तक व्यक्ति बी की मर्जी है, व्यक्ति ए की मर्जी है। जिस दिन व्यक्ति ए जो है नाराज हो जाएगा व्यक्ति बी से, उस दिन ये अकाउंट यहाँ पर बंद कर देगा। अब इसको आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थोड़ा सा समझ करके देखिए कि भारत और बांग्लादेश के मामले में कैसे काम करता है। भारत ने 8 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है बांग्लादेश को प्रदान करी है। ये मान लीजिए व्यक्ति ए इंडिया है, व्यक्ति बी बांग्लादेश है, 8 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। तो बांग्लादेश कभी भी आकर के इस 8 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा ले सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है, फिर अगर उसके पास पैसा वापस आता है तो वापस इस लाइन ऑफ क्रेडिट में पैसा जमा किया जा सकता है, फिर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो फिर पैसा निकाला जा सकता है। तो इसको कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था। तो लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था जो है वो आपका लोन से थोड़ी सी अलग होती है। किस तरह से अलग होती है, तो लोन से इस तरह से अलग होती है कि जो आपका लोन है वहां पर एक ही बार में पेमेंट होती है। मान लीजिए आप बैंक से उधार लेते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का उधार लेते हैं, तो बैंक आपको 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो एक बार में ही दे देगा। लेकिन अगर आप जो है लाइन ऑफ क्रेडिट लेते हैं तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए जमा कर देगा, और फिर आप जब मर्जी चाहे 1 लाख रुपए जो है 50,000 निकाल करके ला सकते हैं, फिर वापस उसी में जमा कर सकते हैं, फिर आप जो है 60,000 निकाल करके ला सकते हैं, फिर वापस उसी में जमा कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी रेजिलियंट तरीके से काम करती है, थोड़ा लचीले तरीके से यहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा जो आपका लोन है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड लोन होने का मतलब ये है कि उसमें कोई कोलेट्रल दिया जाता है, अनसिक्योर्ड लोन होने का मतलब ये है कि उसमें कोलेट्रल जो है नहीं दिया जाता। अगर आप लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा सुविधा मिलती है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होता है। इसके अलावा ये मुख्य तौर पर आपका बड़े अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। जो लोन होता है वो आपका बड़े अमाउंट के लिए यूज होता है, और जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट होती है वो तकरीबन आपका छोटे अमाउंट के लिए यूज होती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, तो ये तो छोटा अमाउंट नहीं है। ये छोटा अमाउंट है जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे तो ये बड़ा अमाउंट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो ये छोटा अमाउंट है। तो ये आपको कुछ जो है डिफरेंस लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच में देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल पहली जो हमारी खबर थी उसको हमने समझ लिया है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है और लाइन ऑफ क्रेडिट किस तरह से काम करती है। उम्मीद है कि पहली खबर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से जुड़ी हुई है। IMF के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की उप प्रबंधक निदेशक हैं यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, भारत से संबंध रखती हैं। इन्होंने बेसिकली एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ये कहा कि अगर भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है, तो भारत को अभी से लेकर के 2030 तक जो है तकरीबन 60 से 148 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएगा। नौकरियां पैदा करेंगे तभी जाकर के डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो ये ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने एक बयान में कहा है। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में सुधार किया कैसे जाए, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा। तो इसमें जैसे आपका एक तरीका हो सकता है कि शिक्षा प्रणाली में हमें सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत में जो है रोजगार योग्य कार्यबल बनाने की जरूरत है। बेसिकली उनका ये कहना है
कि भारत में जो नौकरियां मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत कम नौकरियां हैं, भारत में नौकरियां तो मौजूद हैं, एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में जिस स्किल की जरूरत है, जिस रोजगार की जरूरत है, वो स्किल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उनका ये कहना है कि बेसिकली हमारे जो युवा हैं, जो युवा शक्ति हमारे पास मौजूद है, उसको और ज्यादा कौशल देने की जरूरत है, ताकि वो जो हमारे पास बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, उस एम्प्लॉयमेंट के काबिल बन सके। तो युवाओं को और ज्यादा कौशलपूर्ण बनाने की जरूरत है और ज्यादा स्किल्ड बनाने की जरूरत है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आपको भारत की संस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने खासतौर पर जुडिशरी का जिक्र किया, न्यायपालिका का जिक्र किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि न्यायपालिका समेत जो तमाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें उस पर भी जोर देना चाहिए। हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जो करप्शन है, उस करप्शन को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी इंस्टीट्यूशंस में करप्शन को दूर नहीं करेंगे, तब तक ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो कार्यकुशलता है, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस में जो है उनमें विकास करने के लिए हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा कार्यकुशल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा एक पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि हमें भारत का जो श्रम बल है, भारत की जो वर्कफोर्स है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। यहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि बेसिकली महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी देश जो है विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 50% हिस्सा तो महिलाएं हैं। अब आप सोच करके देखिए कि एक देश कैसे विकास करेगा अगर उस देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो काम ही नहीं कर रही है, वो वर्कफोर्स में ही शामिल नहीं है, तो जाहिर तौर पर उस देश का विकास नहीं होगा। और अगर आप अभी भारत की बात करें, तो भारत की वर्तमान समय में 35% महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, वो आपका वर्कफोर्स में 35% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 100 लोगों में से मात्र 35 महिलाएं आपको मिलेंगी, जबकि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो आपका 50% के आसपास है। तो अभी भी महिलाओं की कार्यबल में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो 50% है और जो वर्कफोर्स है उसमें हिस्सेदारी 35% है। तो अभी जो 15% का गैप यहाँ पर मौजूद है, इस गैप को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया कि भारत में जो बड़े कॉर्पोरेट में बड़े पदों पर जो आपके लोग मौजूद हैं, उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी और ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो ऑफिसेज होते हैं, जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा महिलाओं के हितों में डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े पदों पर महिलाएं मौजूद नहीं हैं। तो एक इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा व्यापार और शुल्क को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से भारत में जो आयात आता है उस पर जो शुल्क लगाया जाता है वो टैक्स बहुत ज्यादा है, जबकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दुनिया की दूसरी इकोनॉमी से, दुनिया की वो इकोनॉमी जो कि भारत के बराबर है, उन इकोनॉमीज में जो टैरिफ लगता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत को भी अपनी टैरिफ पॉलिसी को रैशनलाइज करने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि भारत में जो है आपका दूसरे देश भी आकर के, दूसरी कंपनियां भी आकर के बेहतर व्यापार कर सकें। इसके अलावा उन्होंने ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अभी मध्य स्तर पर मौजूद है, मिड लेवल पर मौजूद है। उनका कहना है कि भविष्य जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ऑटोमेशन का है। तो अगर भारतीय इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, भारतीय इकोनॉमी को विकास करना है, तो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करने की और ज्यादा जरूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के उन्होंने बात की। कॉर्पोरेट निवेश को लेकर के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश को डेवलप करने के लिए दो तरह के निवेश की जरूरत होती है। एक होता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। जब आप अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला भी देखें तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला है। इसमें आपको कंजम्पशन मिलेगा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इसमें आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर उनका जो बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में अगर आप भारत की बात करें तो वहां पर सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और अगर सरकार पैसा खर्च करती रहेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा हमारी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो असंतुलित हो सकती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमें बेसिकली अपने जो कॉर्पोरेट हैं उन कॉर्पोरेट्स को भी एनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने बयान में कही हैं।
चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत की जाए हमारी अगली खबर के बारे में। तो अगली जो हमारी खबर है वो आपका स्वनियामक संगठन यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करने के लिए, उनको विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा जारी की है, एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जिस फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे फ्रेमवर्क का। इसका उद्देश्य है भारत में कंप्लायंस कल्चर को बढ़ावा देना। कंप्लायंस कल्चर यानी कि जो रूल्स को फॉलो करने की जो पूरा काम होता है उसको कहा जाता है कंप्लायंस। तो भारत में कंप्लायंस कल्चर को मजबूत करना और नीति निर्माण के लिए एक जो है परामर्शी मंच तैयार करना, यानी कि जो तमाम सेक्टर्स हैं वो सेक्टर अपने लिए पॉलिसी खुद डिजाइन कर सकें, इसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। इस तरह से ये आपका उद्देश्य हुआ। अब यहाँ पर जो नया ढांचा दिया गया है, जो नया फ्रेमवर्क दिया गया है, उसमें सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन भी किया गया है कि आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं। तो कुछ यहाँ पर विशेषताएं उनके आपके सामने दी गई हैं। विशेषताएं एक बार आप देखें तो सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए एक जो कंपनी है उसको गैर लाभकारी कंपनी होना चाहिए, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और कोई कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तब होती है जब वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर होती है। तो अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर है, दरअसल नॉन प्रॉफिट कंपनी होने का मतलब ये है कि उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। अब कंपनियां क्या होती हैं, जब आप प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता है, बल्कि उनका मकसद होता है समाज को सर्व करना, या फिर जिस सेक्टर के लिए वो काम कर रहे हैं उस सेक्टर को सर्व करना। इन्हें कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिकली आपका पैसे के लिए काम नहीं करती हैं और इनको भारतीय जो आपका भारतीय कंपनी अधिनियम है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसमें सेक्शन 8 में यहाँ पर इनको रजिस्टर किया जाता है। तो उसको नॉन प्रॉफिट कंपनी होना चाहिए। उसका जो न्यूनतम निवल संपत्ति है वो 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें शेयर धारिता में विविधता होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में जो है बेसिकली एक ही व्यक्ति के पास सारे शेयर मौजूद हैं, अलग अलग लोगों के पास होने चाहिए। जैसे उसमें डाइवर्सिटी आपको होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के पास अलग शेयर हैं, किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास अलग शेयर हैं, तो एक ही व्यक्ति के पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी देखनी चाहिए। इसके अलावा जो किसी एक इकाई के पास जो है चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो टोटल शेयर की वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी एक इकाई के पास 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये बेसिकली आपकी कुछ शर्तें हैं जो कि आपका आरबीआई की ओर से डिसाइड की गई हैं। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर ये फ्रेमवर्क लागू होता है तो इस फ्रेमवर्क के लागू होने की वजह से जो आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नियामक और कंपनियों के बीच में, सेक्टर के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकते हैं, पुल के तौर पर काम कर सकते हैं और दोनों के बीच में आपको बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बेसिकली आपका बात की कि स्वनियामक संगठनों को लेकर के आरबीआई ने क्या रूल जारी किए हैं। अब एक बार यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये भी समझना है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, यानी कि स्वनियामक संगठन का मतलब क्या है। तो स्वनियामक संगठन को अगर आप डिफाइन करें तो ये बेसिकली आपका किसी विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र के भीतर स्वयं को विनियमित करने के लिए बनाई गई संस्थाएं होती हैं। यानी कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, आपका मान लीजिए मीडिया इंडस्ट्री है, अब न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ चैनल में बहुत सारे जो है चैनल आपके काम करते हैं, या फिर और आप जो ज़्यादा रिलेटेबल अगर आप एग्जांपल लें तो भारत में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट सरकार भी कर सकती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार भी नियम बना सकती है, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अपने लिए खुद नियम बनाए। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने खुद मिलकर के एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपके नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया, जी हो गया, इस तरह से जियो सिनेमा हो गया। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है आपके, इन्होंने मिलकर के एक जो है आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको कहा जाता है डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करता है, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में कैसा कंटेंट जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म में किस तरह के नियम फॉलो किए जाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म में बेसिकली आपका कौन कौन से रूल लागू होंगे, ये सुनिश्चित करने का जो काम है
वो इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एक सेक्टर से जुड़े होते हैं, और वो सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, उस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वही कंपनियां मिल करके एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और अपने आप को रेगुलेट करती हैं। यहाँ पर सरकार की जो हिस्सेदारी है, सरकार का जो इंटरवेंशन है, वो बहुत कम होता है, और ये भारत में गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि सेक्टर के भीतर खुद को नियमित करने के लिए बनाई गई संस्थाएं होती हैं, और अक्सर जो है इनको सरकार के सहयोग से, आप कह सकते हैं जो नियामक संस्थाएं हैं उनके सहयोग से बनाया जाता है। तो इसीलिए नियामक संस्थाएं फिर उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती हैं। इसके अलावा क्षेत्र से जुड़े जो अंतिम अधिकार होते हैं वो हालांकि नियामक संस्थाओं के पास ही होते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई आपका फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा कोई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन तो ले सकता है, लेकिन वहां पर भी जो अंतिम डिसीजन लेने का अधिकार है वो आरबीआई के पास ही होता है। जो लास्ट डिसीजन है वो जो है आरबीआई की ओर से ही लिया जाएगा। इसके अलावा एसआरओ का उद्देश्य अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य होता है जो आपकी इंडस्ट्री है उसके भीतर सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो किया जाए, नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ ये संगठन जो है आपका जो उद्योग होता है उसके लिए नियम बनाता है, उसके लिए मानक निर्धारित करता है कि वो कौन से मानकों को फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, और किस तरह की आचार संहिता वहां पर लागू होगी। ये सब करने का काम इनको दिया जाता है। उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, एक होता है आपका डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है, और न्यूज चैनल्स और न्यूज सेक्टर के लिए भी एक आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको कहा जाता है पत्रकार और मीडिया एसोसिएशन शिकायत परिषद। इसको आप जो है न्यूज सेक्टर के एसआरओ के तौर पर देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर समझा कि एसआरओ आपका क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। अगर आप इसको डायग्रामिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए एक सेक्टर है आपका, एक ही आपका सेक्टर है, ये आपका एक पूरा सेक्टर है, मान लीजिए इसको आप कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर आप बोल दीजिए। इसमें फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं आपका काम करती हैं। अब इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां आपका मौजूद हैं, ये बहुत सारी आपकी कंपनियां हो गई जो इस पूरे सेक्टर में काम करती हैं, और इन सभी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए सभी कंपनियां मिल करके एक इकाई बनाएंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी जिसमें सभी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन शामिल होगा, सभी कंपनियों का सहयोग यहां पर शामिल होगा, और ये जो कंपनी है या फिर ये जो इकाई है ये सभी कंपनियों के बिहाफ पर डिसीजन लेगी। तो इनको रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है, इसको बनाया गया है इन्हीं के द्वारा। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर जो है हमारी वो वैकल्पिक निवेश फंड से जुड़ी हुई है, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी हुई है। ये खबर चर्चा में क्यों आई थी? तो खबर चर्चा में आई थी सेबी की वजह से। सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में जो सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है उसको रेगुलेट करती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको रेगुलेट करती है। अब खबर चर्चा में क्यों आई थी? चर्चा में इस वजह से आई थी क्योंकि सेबी ने कैटेगरी 1 के एआईएफ जो होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो एआईएफ होते हैं, इनको मार्केट से उधार लेने की अनुमति दे दी थी, बोरो करने की अनुमति जो है प्रदान कर दी थी। इस वजह से आपका ये जो पूरा टॉपिक है चर्चा में आया था। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम एआईएफ के बारे में थोड़ा सा समझें कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आपका एक विशेष प्रकार की निवेश कैटेगरी होती है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये निजी तौर पर एकत्रित फंड होता है जिसमें अधिकांशतः आपको जो संस्थान होते हैं यानी कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जो आपका एचएनआईज होते हैं, एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग बेसिकली आपका निवेश करते हैं, और फंड की जो है यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। उसको रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। सेबी इसको रेगुलेट करता है, और जो आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसको एक कंपनी के तौर पर भी गठित किया जा सकता है, उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर गठित किया जा सकता है, उसको ट्रस्ट के तौर पर बनाया जा सकता है। तो किसी भी फॉर्म में आप जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को बना सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लें कि एआईएफ के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एआईएफ की कैटेगरी जो है वो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी। दरअसल इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तीनों की कैटेगरी की अगर आप बात करें, सबसे पहले आती है आपकी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के जो फंड होते हैं वो बेसिकली आपका नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे कि आपका जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वहां पर पैसा लगाते हैं,
जैसे इसमें आपका स्टार्टअप और उच्च विकास क्षमता वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पैसा लगाते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें आपका वेंचर कैपिटल फंड शामिल है। वेंचर कैपिटल फंड यानी कि वो फंड जो कि आपका नई कंपनियों में पैसा लगाता है, नई कंपनियों को पैसा देता है, जो आपकी अनलिस्टेड कंपनियां हैं। अनलिस्टेड कंपनियां यानी कि वो कंपनियां जो शेयर मार्केट से पैसा नहीं ले रही हैं, उन कंपनियों में जो पैसा लगाया जाता है वो लगाया जाता है वेंचर कैपिटल फंड्स की ओर से। एंजल फंड होता है। एंजल फंड बेसिकली आपका वो आपके फंड होते हैं जो कि बिल्कुल नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी स्थापित करने जाते हैं, अब आपका जो आइडिया है वो आइडिया जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका आइडिया बहुत ही बेहतर नहीं है, तो फिर आप जाएंगे एक एंजल इन्वेस्टर के पास, एंजल फंड के पास। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नई कंपनियों में, नए आइडियाज में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि वो फंड जो कि आपका बेसिकली अवसंरचना में निवेश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो आपकी नई नई बिल्डिंग्स तैयार हो रही होती हैं, जैसे इसमें आप शामिल कर सकते, ऑल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नई बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है, अब ये क्या करेंगे, ये इसमें पैसा लगा देंगे और इस बिल्डिंग को खरीद लेंगे। फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को रेंट पर या तो चढ़ाएंगे या फिर इस बिल्डिंग को थोड़ा सा रोकेंगे और बाद में उसको बेचेंगे, और उससे जो पैसा आता है वो अपने निवेशकों को पैसा दिया जाता है। फिर होता है आपका सोशल वेंचर फंड। सोशल वेंचर फंड यानी कि वो फंड जो कि आपका ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो कि सोशल सेक्टर में ज्यादा जुड़ी होती हैं। जैसे कोई ऐसी कंपनी हो गई जो कि पोल्यूशन से निपटने का काम कर रही है, तो अब ऐसी कंपनी में प्रॉफिट तो बहुत कम है, तो वहां पर ना तो वेंचर कैपिटल फंड आकर के पैसा लगाएंगे, ना तो एंजल इन्वेस्टर आकर के पैसा लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है वहां पर। तो वहां पर आपका सोशल वेंचर फंड पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपका सोशल सर्विस के लिए ही गठित होते हैं। तो ये हो गया आपका कैटेगरी 1 के एआईएफ। फिर कैटेगरी 2 के एआईएफ की अगर आप बात करें, इसमें आप शामिल करते हैं इक्विटी फंड्स को, यानी कि वो फंड जो कि आपका शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। तो इक्विटी फंड को इसमें आप शामिल करते हैं। इसमें डेट फंड को शामिल करते हैं, यानी कि वो फंड जो कि आपका डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, डेट में पैसा लगाते हैं। तो इसमें आप जो है डेट फंड को शामिल करते हैं। फिर इसमें आप फंड ऑफ फंड्स को भी शामिल करते हैं। यानी फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये हुआ कि वो कंपनियां, वो इकाइयां जो कि आपका डायरेक्टली कहीं इन्वेस्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो इन फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। ये जो आपके फंड हुए, इन फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, और फिर इन फंड्स को जो प्रॉफिट होता है फिर उस फंड को भी प्रॉफिट होता है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। एक होता है आपका कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में आप हेज फंड को शामिल करते हैं। कैटेगरी 3 की अगर आप बात करें तो इसमें आप जो है हेज फंड को शामिल करते हैं। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड का मतलब यह है कि बेसिकली आपका जो दुनिया के बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो आपस में मिलकर के पैसा लगाते हैं, पैसा एकत्रित करते हैं, और फिर ये जो हेज फंड है ये आपका डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। और इस हेज फंड में इतना पैसा होता है कि ये आपकी मार्केट को बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेज फंड के तौर पर काम करती हैं, बहुत सारा पैसा एक बार में लेकर के आती हैं और उससे मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ये होता है आपका थर्ड टाइप का AIF, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये हमने बात की कि आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमारी खबरें समाप्त होती हैं। अब हम अंत में जो है आपके लिए कुछ सवाल भी मौजूद हैं, जिन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सवाल देखें अगर आप, पहला सवाल है आपके सामने कि लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि ये केवल व्यक्तिगत ग्राहकों को दी जा सकती है, सरकार को नहीं। दूसरा कथन है कि इसमें एक बार में सारा भुगतान शामिल होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसके अलावा दूसरा सवाल अगर आप देखें, हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि गीता गोपीनाथ जो है वो इनमें से किससे जुड़ी हुई है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। हमारा पहला ऑप्शन है आपसे कि विश्व बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। इसके अलावा एक हमारा सवाल है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ढांचे में शामिल है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए गैर लाभकारी संगठन, ऑप्शन बी न्यूनतम निवल संपत्ति 10 करोड़ रुपए, और ऑप्शन सी विविध शेयरधारिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा अंतिम सवाल है आपसे कि वैकल्पिक निवेश फंड को
निम्नलिखित में से कौन रेगुलेट करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन बी सी आईआरडीएआई, ऑप्शन डी पीएफआरडीएआई, पीएफआरडीए। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है इन सभी सवालों का। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।